नमस्कार प्रिय दोस्तों, मैं फतेहपाल नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज आप फिजिक्स का अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम न्यूटन का गति नियम, यानी गति के जो नियम प्रतिपादित किए थे वह किसने किया? न्यूटन ने। और वह कितने नियम प्रतिपादित किए, किस प्रकार किए, उसमें किस प्रकार का गुण था, किस प्रकार का अवगुण था, यह सब करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको न्यूटन का नियम का जो कि पूरी की पूरी क्लास है, जो कि विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन करना है। तो उन सब के करने के लिए आपको करना क्या है कि सबसे पहली बात तो ये है कि गति के जो 3 नियम हैं उसको किसने प्रतिपादित किए? न्यूटन ने। उसमें देखो, जड़त्व का नियम है, संवेग संरक्षण का नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ये तीनों नियम के बारे में है विस्तार पूर्वक समझने के लिए आपको लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग लगाओ, न्यूटन के गति नियम। क्या लगाओ? न्यूटन का गति नियम। ठीक है, यानी न्यूटन के गति का नियम। गति का नियम अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो आप कहेंगे न्यूटन ने। ठीक, लेकिन एक और आ जाता है, जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो हमेशा गैलीलियो आ जाता है। ठीक है, यहां आप कंफ्यूज दूर करने के लिए सबसे पहला पॉइंट आपका है कि गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने। और आपका जड़त्व का नियम किसने प्रतिपादित किया था, तो गैलीलियो आ जाएगा। ठीक है, यहां पर देखो हेडिंग लगाओ, सबसे पहले पढ़ेंगे जड़त्व। ठीक है, जड़त्व है पदार्थों का वह गुण, पदार्थ का वह गुण जो पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। ठीक है, अपनी अवस्था जो कि अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है, उसको हम कहेंगे जड़त्व। लिखो परिभाषा, यह पदार्थ का वह गुण है। जड़त्व है, जड़त्व है पदार्थ, पदार्थ का वह गुण है, गुण है जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। ठीक है, लिखो किसी पदार्थ, यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यह कहता है कि देखो हेडिंग लगाओ, जड़त्व है। ठीक है, एक होता है गति जड़त्व, एक होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, गति जड़त्व में कौन आता है, विराम जड़त्व में कौन आता है? तो लिखो गति का जड़त्व है। ठीक है, और आपका दूसरा हो जाएगा विराम का जड़त्व है। विराम का, ठीक है, यानी जड़त्व का तो परिभाषा आपने समझ लिया, यानी पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। विरोध का मतलब आप समझ गए होंगे कि गति का मतलब तो कोई वस्तु चल रही है। ठीक है, क्या कर रही है? कोई वस्तु क्या चल रही है? गतिमान। ठीक है, कोई वस्तु गतिमान है, यह कह रही है कि मेरे को गति करने दो। ठीक है, उसको कोई रोकने का अगर कार्य करता है,
वह एक तरह से उसके ऊपर क्या लग जाता है, विरोध हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई चलते व्यक्ति को कोई कह देता है रोकने के लिए, तो वह एक तरह से क्या करता है, उसके लिए विरोध करता है। और जड़त्व तो दोनों पे लागू होता है, गति पे भी लागू होता है और आपका स्थिर पे भी लागू होता है। ठीक है, यहां विराम का मतलब कोई वस्तु स्थिर है। क्या है, स्थिर है। विराम का जड़त्व का मतलब कोई वस्तु स्थिर है, उसके ऊपर कोई बाहरी बल लगाकर उसको अवस्था परिवर्तन कर ले। ठीक है, यानी कोई बॉक्स है या कोई टेबल है, यानी एक जगह पड़ी है, वह तब तक पड़ी रहेगी। ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है, अर्थात जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी, और वह गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक, देखो इसकी परिभाषा ये लिखो, जब कोई वस्तु, अर्थात पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है। अर्थात जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करे। ठीक है, अर्थात जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल या बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, और गति का मतलब वस्तु जब तक गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहेगी जब तक उस पर, उससे नीचे लिख रहा हूं, उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो गति के जड़त्व की परिभाषा तो ये हो जाएगी कि अगर वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान ही रहेगी, कभी भी रुकने का नाम नहीं लेगी। ठीक है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जड़त्व क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है कि अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसको कोई रोकने का कार्य नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं करेगा, उसको रोकने का कोई काम नहीं करेगा, और कोई अगर रोकने का कार्य करता है तो वह एक तरह से उसके ऊपर क्या हो जाता है, विरोध हो जाता है। तो यह कहता है कि जब वस्तु गतिमान है, गति का जड़त्व कब होता है, जब वस्तु गतिमान हो। ठीक है, और विराम का जड़त्व है जब वस्तु स्थिर हो। ठीक है, जब वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो हमेशा विराम का जड़त्व लागू होता है, और गति में हो तो जो कि इसके ऊपर गति का जड़त्व लगता है। ठीक है, मान लीजिए ये गतिमान है वस्तु, ये कह रही है मैं चल रही हूं तो मेरे को चलने दो, बीच में कोई लाडे के भुआ बनने की आवश्यकता नहीं पड़ी। और विराम का जड़त्व का मतलब ये होता है कि ये वस्तु स्थिर है। ठीक है, इसके ऊपर जब तक कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तो वह अपनी अवस्था में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेगा। ठीक है, उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा तब तक यह उसी अवस्था में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो यह हो जाएगा विराम का जड़त्व। तो आप विस्तार पूर्वक समझने के लिए देखो न्यूटन का नियम। ठीक है, नोट लगा के लिखे अगर गति का नियम पूछे, अगर गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था तो हमेशा क्या लिखे, न्यूटन।
क्या लिखेंगे? न्यूटन। लेकिन जड़त्व का नियम पूछे, जड़त्व का नियम, तो आपका क्या हो जाएगा? गैलीलियो। ठीक है। अगर जड़त्व का नियम पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? वैज्ञानिक कौन हो जाएगा? जो कि आपका गैलीलियो हो जाएगा। ये दो चीज पहले नोट करिएगा। ठीक है। गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने। और जड़त्व का नियम किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। ठीक है। ठीक है, ये हो जाएगा देखो जड़त्व और न्यूटन की परिभाषा। इसके बाद में देखो अगला क्या बनता है, ये नोट करें, लिख लीजिए। न्यूटन के नियम की परिभाषा, गति का जड़त्व कब लागू होता है? जब वस्तु गतिमान हो। विराम का जड़त्व कब लागू होता है? जब वस्तु विराम अवस्था में हो। ठीक है। वस्तु गतिमान अवस्था में हो तो वह गतिमान अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। अगर वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा जड़त्व का नियम। ठीक है, नोट कर लिया। लिखो, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। लगाओ, वस्तु, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, जड़त्व है वस्तु के द्रव्यमान, वह उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, न्यूटन ने अपने गति का नियम अपनी पुस्तक किसमें लिखा? प्रिंसिपिया में। न्यूटन ने गति का नियम है अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में लिखा था। ठीक है, नोट करें, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। और न्यूटन ने गति का नियम अपनी पुस्तक के प्रिंसिपिया में, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूटन का नियम न्यूटन ने अपनी पुस्तक किसमें प्रतिपादित किया था? तो उसकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपिया। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, न्यूटन ने गति का नियम कब प्रतिपादित किया था? न्यूटन ने गति का नियम कब प्रतिपादित किया था? नियम 1687 में प्रतिपादित किया। ठीक है, ये लिखो 1687 भी साथ में नोट करेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज हो जाएगी। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसके प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम के बारे में। तो ये हो जाएगी आपके गति के नियम की परिभाषा। आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि आपका देखो, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। गति में है तो वह गति में रहेगा और स्थिर है तो वह स्थिर रहेगा, उसके ऊपर कोई बाहरी बल कार्य नहीं करेगा। जो आपके जड़त्व का कितना भाग है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, दो भाग हो जाएगा। और आपका ठीक है, उसके बाद में देखो इसका मेन पॉइंट हो जाएगा आपका कि
जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान और त्रिज्या पर निर्भर करता है। और दूसरा पॉइंट आपका है, न्यूटन ने गति का नियम अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रकाशित किया था, और न्यूटन ने गति का नियम 1687 में जो आपका प्रतिपादित किया था। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन के गति का प्रथम नियम। हेडिंग लगाओ, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम लिखो। उसको देखो, अगर उपनाम की बात करें, क्या कहेंगे? उपनाम। जड़त्व का नियम, ठीक है। दूसरा 1 नंबर जड़त्व का नियम। दूसरा है गैलीलियो का नियम। ठीक है, उपनाम की बात आए तो न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं, और न्यूटन के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखें, चलती हुई बस, क्या लिखे? चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगने से यात्री है जो कि आगे की ओर झुक जाते हैं। क्या हो जाता है? आगे की ओर झुक जाता है। तो ये आपका देखो, अगर इन दोनों में देखो, सबसे पहली बात तो आपको ऐसा नहीं पूछेंगे कि ये गति का जड़त्व है या फिर ना विराम का जड़त्व है, ये नहीं पूछेंगे। अगर पूछा भी जाता है तो आप एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं। तो आप एग्जाम्पल दोनों का क्या देखेंगे? साथ में देखेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको देखो पूछा जाएगा कि ये जड़त्व का नियम है या फिर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ओनली फॉर दोनों में अंतर इस प्रकार पूछा जाएगा कि ये क्रिया प्रतिक्रिया नियम है या संवेग संरक्षण का नियम है या जड़त्व का नियम। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा कि ये बताओ प्रथम नियम है लेकिन जड़त्व का नियम है, जो कि आपके गति का नियम है या फिर विराम का नियम है। ये अगर पूछा भी जाता है तो मैं आपको अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन आप सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पर लिखो। जब चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने से, चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने से यात्रियों का पीछे गिर जाना, खड़ी बस से अचानक चल पड़ने से यात्रियों का आगे गिर जाना। ब्रेक मारने से तो क्या होगा? व्यक्ति, सभी यात्री आगे की ओर झुक जाएंगे। यात्री आगे की ओर गिर जाना। खड़ी बस की अचानक चल पड़ने से यात्रियों का पीछे गिर जाना। गिरे जाना। ठीक है, ये आपका देखो प्रथम नियम के उदाहरण है। ठीक है, इस नियम के अनुसार
कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो जड़त्व का नियम आपने समझ लिया होगा। तो लिखिए तीसरा नंबर एग्जाम्पल आपका कौन सा हो जाएगा, यानी दरी को डंडे द्वारा पीटने पर, या कंबल को, दरी या कंबल सेम ही चीज है, कंबल को डंडे द्वारा पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिरना। ठीक है, यानी किसी कंबल को हाथ में पकड़कर डंडे द्वारा पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिर जाना। ठीक है, या फिर लिखो प्रथम नियम के उदाहरण लिखो आप। चलती हुई बस के अचानक ब्रेक लगाने से यात्रियों का आगे की ओर गिर जाना, खड़ी बस अचानक चल पड़ने से यात्रियों का पीछे की ओर गिर जाना, कंबल को डंडे द्वारा पीटने पर धूल के कणों का नीचे गिर जाना। अगर देखो इसमें दोनों कंफ्यूज हो रही हो, जैसे चलती बस अचानक ब्रेक लगाने से यात्रियों का आगे की ओर झुक जाना, ये देखो अगर वैसे बात करें, ठीक है, मान लीजिए चलती बस, ये बस क्या गतिमान थी, और ये क्या है, इसके ऊपर कोई बाहरी बल लगते ही जड़ तो अपना क्या करता है, विरोध करता है, यानी उसके बाह्य बल का विरोध करता है। ये देखो एक तरह से विरोध कर रहा है, चलती हुई बस अपनी अवस्था में चल रही है, और उसके ऊपर एक बाहरी बल कौन था, ब्रेक था। ठीक है, इसमें ब्रेक कौन हो जाएगा, बाहरी बल, और ब्रेक लगकर यानी चलती अवस्था को क्या कर दिया, विरोध करके रोक दिया, मतलब जड़त्व का नियम लग गया। और ये वस्तु, ये बस क्या थी, चल रही थी, तो क्या हो गया, गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। ऐसा पूछा नहीं जाता है, लेकिन ऐसा पूछा जाएगा, देखो गति का प्रथम नियम है या द्वितीय नियम है या फिर तृतीय नियम है। उपनाम की बात करें, देखो प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम कहते हैं। अगर हो जाए कि पहला नियम आ जाए तो भी आपका जड़त्व का नियम ही है, या फिर गैलीलियो का नियम, तीनों है जो आपका सेम ही नाम है। ठीक है, जैसे आगे मैं आपको बता दूंगा, अलग अलग जिसका भी अगर किसी दो का सेम नाम है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगा। ठीक है, खड़ी बस अचानक चल पड़ने से यात्रियों का पीछे की ओर गिर जाना। ठीक है, इसमें देखो बस खड़ी है, कौन सी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है, मतलब विराम का जड़त्व है इसमें। ठीक है, बस खड़ी है, ठीक है, और ड्राइवर को पता चल गया है कि उसको लेट हो रही है, तो हमेशा क्या करता है, बस धीरे धीरे चलना प्रारंभ करती है, यानी पहले गियर में चलती है, दूसरे में चलती है, तीसरे में चलती है, चौथे में चलती है, और आपका देखो धीरे धीरे उसका एक्सीलेटर वगैरह, क्लच वगैरह वह सब क्या है, धीरे धीरे है जो कि इस पे लगाए जाते हैं, जिससे कि बस रवाना होती है। तो यात्रियों को 1% पता नहीं चलता है कि बस है जो कि चलना प्रारंभ हो गई है। लेकिन इसी के आधार पर जड़त्व कहाँ पर लागू होता है, अचानक कोई चीज लागू होना। खड़ी बस है, यात्रियों को ऐसा पता नहीं है कि ये बस चलने वाली है, ठीक है, और ड्राइवर का माइंड घूम गया और अचानक खड़ी बस को अचानक से आगे की ओर रवाना कर दिया। ठीक है, और रवाना करते जितने यात्री स्वतंत्र रूप से खड़े थे, यानी एकदम से निर्दोष व्यक्ति खड़े थे, उनको पता नहीं था कि बस से चलने वाली है। हालांकि इसको पता चल जाए तो वह किसी न किसी प्रकार से कुछ न कुछ पकड़ के खड़े हो जाते, लेकिन वह एकदम से स्वतंत्र अवस्था में खड़े थे, और बस के अचानक चल पड़ने से यात्री है जो कि सभी की सभी जो कि पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये भी एक तरह का जड़त्व का नियम है, प्रथम नियम है, गैलीलियो का नियम है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, खड़ी बस किस में हो जाएगी, विराम का जड़त्व में। आप उसको विराम का जड़त्व कह सकते हो, विराम का जड़त्व। ठीक है, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व दोनों किसका नियम है, जड़त्व का नियम है। तो आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि इनमें से एग्जाम्पल में देखो जड़त्व का नियम कौन सा है। ठीक है, तो ये दोनों किसके नियम है, जड़त्व के। विराम और गति का दोनों के अगर डिफरेंस पूछे तो आप पहचान कर सकते हो। ठीक है, कंबल को डंडे द्वारा पीटने पर धूल के कणों का किसमें नीचे गिर जाना। ठीक है, इस तरह अवस्था में कंबल है, हाथ में पकड़ रखा है कंबल को,
इसमें किसी प्रकार का कोई बल लागू नहीं है, और अचानक उसके ऊपर डंडा मारो, ठीक है, बाह्य बल कौन हो जाएगा, डंडा हो जाएगा। और जैसे डंडा मारोगे तो कंबल के अंदर जो धूल के कण थे वह एकदम से जगह छोड़ देंगे, ठीक है, एकदम से जगह छोड़ देंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये आपके हो जाएगा, कंबल स्थिर थे तो ये क्या हो जाएगा, विराम का जड़ तो हो जाएगा। और इसके कारण जो कि बाहरी बल कौन हो जाएगा, डंडे के मारने पर आपके धूल के कण है जो कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। करो नोट, चलते आगे। यानी आपने प्रथम नियम के जितने भी एग्जाम्पल है उनको आप एक साथ में नोट करिएगा और एक साथ में समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में लगातार रिवीजन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा। इसमें 5 से 7 है जो कि प्रथम नियम के एग्जाम्पल है, उसमें इतने ही 5-7 आपके द्वितीय नियम के और इतने ही आपके तृतीय नियम के। सभी को एक साथ पढ़ो और जो डाउट है उनको क्लियर करो, और एग्जाम में कभी भी आएंगे तो आप आसानी पूर्वक इन सबको हल कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम को आपको सबसे पहले 1-2 बार रिवीजन करने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन सा प्रथम नियम का है, कौन सा द्वितीय का है और कौन सा तृतीय का। मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा कि देखो प्रथम नियम में तो कोई कंफ्यूज वाली बात है ही नहीं, ठीक है। तो चलो नोट कर लिया, तो आगे लिखो। इसी के अंदर आपका देखो, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से, ठीक है, पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने से फल व पत्तियों का नीचे गिरना, पत्तियों का नीचे गिरना, यानी यही भी एक जड़त्व का नियम है। क्योंकि जब आप पेड़ का ऊपर, मान लीजिए कोई किसी का पेड़ है, ठीक है, हवा चल रही है तो एक बार इधर जाता है एक बार उधर जाता है, लेकिन उससे से फल नीचे नहीं गिरता है। उसी को आप हाथ से पकड़ कर ऐसे हिलाओ, ठीक है, अचानक इसके अंदर कोई बाहरी बल लगाओ और ऐसे करते ही उसके फूल व पत्ती है जो कि नीचे गिर जाती है, ठीक है। तो यही आपका किसका है ना, जो कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम है और यही जड़त्व का नियम है। इसी के बाद में देखो, एक गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है, एक गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है, और उस पेपर पर एक सिक्का रखा है। क्या रखा है, एक सिक्का रखा है। और जैसे ही हम उस पेपर को खींचेंगे, जैसे ही हम उस सिक्के को, सॉरी पेपर को खींचेंगे, पेपर को खींचने पर सिक्का गिलास में गिर जाता है। गिलास में गिर जाता है, ठीक है। एक गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है, मान लीजिए ये आपका क्या है, गिलास है, इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर एक पेपर रखा है और इस पेपर के ऊपर यहां पर एक सिक्का रखा है। और जैसे आप फुल स्पीड से इस पेपर को खींचोगे, ठीक है, खींचोगे तो ये देखो पेपर बाहर निकल जाएगा, सिक्का अपनी स्थिर अवस्था में रहेगा। क्योंकि देखो जड़त्व के नियम के कारण सिक्का हिलेगा नहीं और सिक्का किस में गिर जाएगा, गिलास में। वहीं पर अगर एक काम करो, आप इस पेपर को धीरे धीरे इधर करो तो ये सिक्का पेपर के साथ बाहर आ जाएगा, न कि गिलास में गिरेगा। तो ठीक है, ये भी जड़त्व का नियम है, नोट करिएगा। इसके बाद में लिखूं,
कांच में पत्थर मारने पर कांच टूट जाना, जबकि कांच के अंदर, लिखो कांच पर पत्थर मारने से कांच टूट जाना, जबकि गोली से कांच में छेद हो जाना। ठीक है, करो नोट। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर फल व पत्तियों का नीचे गिरना। लिखो एक गिलास के ऊपर एक पेपर रखा है, उस पेपर के ऊपर एक सिक्का रखा है। जैसे ही हम उस पेपर को खींचेंगे तो वह सिक्का गिलास के अंदर गिर जाएगा। लिखो इसके बाद में कांच पर पत्थर मारने से कांच टूट जाना, जबकि कांच के ऊपर गोली मारने से कांच के अंदर छेद हो जाना। ये किसके नियम है? प्रथम नियम के। लिखो, करो नोट। चलो आगे चले। चलो नहीं लिखे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। पेड़ पौधों की टहनियों को हिलाने पर, यानी अचानक हिलाने से पेड़ जो कि फल वगैरह नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, लिखो एक दो एग्जाम्पल और बचे इसके। यानी घोड़े का, लिखो घोड़े का अचानक चल पड़ने से घुड़सवार का पीछे गिर जाना। घोड़े का अचानक रुक जाना, घुड़सवार का अचानक रुक जाना मतलब आगे गिर जाना। ठीक है, लिखो दोनों प्रथम नियम के उदाहरण है, जड़त्व के नियम के। घोड़े का अचानक चल पड़ने से घुड़सवार का पीछे की ओर गिर जाना, और घोड़े का अचानक रुक जाने से घुड़सवार का आगे की ओर गिर जाना। ठीक है, तो ये आपके जितने थे ये प्रथम नियम के उदाहरण थे। तो प्रथम नियम की आपने परिभाषा समझ ली, उदाहरण भी आपने समझ लिए। अब आप उदाहरण के माध्यम से अंदाज लगा सकते हो कि न्यूटन का प्रथम नियम कौन सा है और द्वितीय नियम कौन सा है। तो द्वितीय नियम और तृतीय नियम तो मैंने आपको नहीं बताया अभी तक। तो प्रथम नियम आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एक चीज नोट लगा के लिखिए, नोट लगा के लिखिए, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। लिखो न्यूटन के नियम, पहले नियम से के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है, करो नोट। यानी नोट लगा के लिखे, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की क्या मिलती है? परिभाषा मिलती है। यानी परिभाषा मतलब आपको पूरी व्याख्या समझने के लिए किस में मिलती है? प्रथम नियम में। ठीक है, लिख लिया। चलो आगे अब पढ़ेंगे। आप हेडिंग लगाओ, न्यूटन का दूसरा नियम।
न्यूटन का दूसरा नियम। ठीक है। उपनाम की अगर बात आए तो संवेग संरक्षण का नियम। ठीक है, उसको संवेग का नियम भी कहते हैं। परिभाषा लिखो, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन के दर के क्या होते हैं, समानुपाती। तो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न उत्पन्न संवेग में परिवर्तन दर, उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ठीक है। लिखिए, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन की दर के क्या होता है, समानुपाती होता है। जैसे देखो, ये क्या है, वस्तु। ठीक है, इस पर क्या लगा, बल लगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, और इस वस्तु के ऊपर आप इस साइड में क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। अगर इस साइड में फोर्स लगाएंगे और इसी साइड में क्या होगा, उसमें संवेग होगा, यानी इसकी वस्तु में परिवर्तन का जो कि परिवर्तन की दर होगी वह बल की दिशा में होगी। तो यानी आप बात करते हैं कि बल की दिशा में संवेग होना किसका नियम है, न्यूटन का दूसरा नियम। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, तो क्रिकेट की गेंद है, क्रिकेट की गेंद आपकी इस साइड से आ रही है, तो आप उसको पकड़ने के लिए क्या करेंगे, उस बॉल को पकड़कर हाथ को जिस दिशा में बॉल जा रही है उसी दिशा में हाथ को खींचेंगे। ठीक है, उसी दिशा में हाथ को खींचेंगे तो आपका इसमें कौन सा रूल लागू होगा, न्यूटन का द्वितीय नियम। तो हाथ को इस तरफ क्यों खींचेंगे, बॉल को पकड़कर उसके सामने जाने दो, जिस दिशा से बॉल आ रही है उसी दिशा में हाथ को जाने दो, जिससे कि आपको चोट अधिक लगेगी। सामने जाने देंगे तो चोट ज्यादा लगेगी, उससे अच्छा है यानी यहां से बॉल को पकड़ लिया और कुछ दूरी तक हाथ को पीछे की ओर ले गए, यानी बल की दिशा में क्या हुआ, संवेग हुआ, यानी उसका बल क्या हुआ, कम हो जाएगा। जैसे जैसे हम हाथ को विस्थापन करेंगे तो उसका बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे ये बल कम होगा तो वह एक समय पर जाकर रुक जाएगी, यानी उस दिशा में जाने का मतलब आपके हाथ के ऊपर चोट नहीं लगेगी। ठीक है, तो ये देखो बल की दिशा में क्या होना, संवेग होना, कौन सा नियम कहलाता है, द्वितीय नियम कहलाता है। समझे, किसी वस्तु के ऊपर आप बल लगाएंगे और उसी बल की दिशा में क्या होगा, संवेग लगेगा, तो इसमें आपका न्यूटन का कौन सा नियम लगेगा, आपका दूसरा नियम लगेगा। ठीक है, तो यह समझेगा। लिखिए, इसमें देखो आरोपित बल, लिखिए आरोपित बल समानुपाती संवेग में
संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, परिभाषा लिखो, आरोपित बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, यानी देखो जितना बल हमें आरोपित किया गया उतना ही संवेग में परिवर्तन की दर होगी। ठीक है, तो लिखो आरोपित बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, सूत्र लिखो, इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, F समानुपाती m इंटू ए। F समानुपाती m इंटू ए या फिर m और a, यही आपका सूत्र हो जाएगा। F बराबर m a, F बराबर फोर्स यानी बल, m मतलब आपका द्रव्यमान, a बराबर त्वरण। यानी आप कहेंगे कि द्रव्यमान में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? बल कहेंगे। क्या कहेंगे? यानी द्रव्यमान में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? आप फोर्स कहेंगे। तो लिखो, इसका सूत्र क्या हो गया? F बराबर m इंटू ई। दूसरा लिखो, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। लिखो द्रव्यमान इंटू त्वरण। नोट करो, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर न्यूटन। ये हो जाएगा आपका बल का द्रव्यमान, जो कि ऐसा ही मात्रक। चलो इसको आगे वाले पेज में लिखा देंगे, करो नोट। लिखो, बल का ऐसा ही मात्रक। लिखो, बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम या फिर, यानी ये दोनों सेम ही चीज है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या फिर आप इसको न्यूटन बोल सकते हो। ठीक है, सीजीएस मात्रक क्या है? बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक। लिखो, या फिर इसको डायन भी बोल सकते हैं, इसको डायन भी बोल सकते हैं। नोट करो, 1 न्यूटन बराबर 10 की घात कितना न्यूटन होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 क्या होता है? 5 डायन लिख दूं? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन होता है। करो नोट। 80 है। ठीक है, यानी बल का सीजीएस मात्रक हो जाएगा, बल का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको न्यूटन बोल सकते हैं, और सीजीएस प्रणाली में इसको डायन भी बोल सकता है। और 1 डायन किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डायन होता है। तो ये आपका एग्जाम में आया गया सवाल है, 1 न्यूटन बराबर कितना डायन होता है? 10 की घात 5 डायन होता है। करो नोट, हो गया? चलो लिखो, बल सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि। ठीक है, बल क्या है? सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिस वस्तु, यानी वह भौतिक राशि जिसके अंदर
दिशा व परिमाण दोनों होता है वह क्या कहलाती है? सदिश राशि। तो आपके बल के अंदर दिशा और परिमाण दोनों है, इसलिए बल क्या है? सदिश राशि है। और अदिश का मतलब होता है जिसमें दिशा नहीं होता है, ओनली फॉर परिमाण होता है, वह क्या कहलाता है? अदिश राशि कहलाती है। जैसे आपका सदिश में कौन हो जाएगा? बल, विस्थापन, त्वरण और वेग क्या हो जाएगा आपका? सदिश। बाकी इसके अलावा द्रव्यमान है, मीटर है, ये सब आपका तापमान वगैरह है, विद्युत धारा को छोड़कर आप सब के सब क्या है? अदिश राशि है। लिखो, वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होता है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देती है। क्या कर देती है? बदल देती है। ठीक है, चलो। किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने के बाद भी आकार में परिवर्तन नहीं होता हो, वह हमेशा क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है। लिखो, किसी वस्तु में, देखो किसी वस्तु पर बाहरी लगाने के बाद भी इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता हो वह क्या कहलाती है? दृढ़ता। क्या कहलाती है? दृढ़ता कहलाती है। किसी वस्तु पर बाहरी बल लगा रहे हैं फिर भी उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उसका विस्थापन क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आप किसी दीवार को आप क्या मार रहे हो? दीवार के ऊपर बल लगा रहे हो और वह दीवार आपसे हिल थोड़ी रहेगी, वह दीवार का विस्थापन क्या हुआ? शून्य हुआ। यानी आपने उसके ऊपर 500 न्यूटन का बल लगा लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्या है? दीवार है और यहां आप क्या लगा रहे हो? बल लगा रहे हो। यहां बल लगा रहे हो और दीवार है जो कि खिसकने का नाम नहीं ले रही है। ठीक है, दीवार 1% भी नहीं हिल रही है और आप उसके ऊपर पूर्णतया जोर लगा रहे हो, यानी आपने 500 न्यूटन का बल लगा रखा है और दीवार 1% भी नहीं खिसका, मतलब विस्थापन क्या हुआ? उसका शून्य हुआ। विस्थापन क्या हुआ? शून्य। विस्थापन जब शून्य होगा तो कार्य क्या होगा? शून्य होगा। यानी आप एक दीवार के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक उसके ऊपर धक्का मारते रहो, ठीक है, आप उसके ऊपर धक्का मारते रहो तो आपका कार्य क्या होगा? किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। जब देखो बल और विस्थापन दोनों क्या होंगे? दोनों के अंदर अंतर होगा तभी आपका क्या होगा? कार्य होगा। और जब दोनों में, यानी आपकी दिशा और विस्थापन दोनों में अगर किसी प्रकार का अंतर नहीं आया तो आपका क्या होगा? कार्य किया गया शून्य हो जाएगा। यानी आपकी दीवार नहीं हिली तो यह आपका कितना भी न्यूटन लगा यह आपके लिए 0 माना जाएगा। तो ऐसी अवस्था को क्या कहेंगे? हमें दृढ़ वस्तु कहेंगे। कौन सी वस्तु? दृढ़ वस्तु कहेंगे। ठीक है, तो लिखो, अगर कोई दृढ़ है तो उसके बाह्य बल लगाने के बाद में भी आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके ऊपर लगाने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, लिखो,
बल सदिश राशि है। बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को क्या देती है, बदल देती है। किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वह क्या कहलाती है, दृढ़ता या फिर दृढ़ वस्तु कह सकते हो। लिखो, जब बल विपरीत दिशा में हो, जब बल विपरीत दिशा में हो, जब बल विपरीत दिशा में हो तो दिशा के बीच का कोण, दिशा की बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री। जब बल विपरीत दिशा में हो तो दिशा के बीच का कोण कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है। और जब बल उसी दिशा में हो, उसी दिशा या फिर समान दिशा में हो, उसी दिशा में हो तो दिशा के बीच का कोण है, बीच का कोण 0 डिग्री का होगा। लिखो, जैसे मान लो यह आपके कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। नौ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है क्या। यहां से देखो कोई वस्तु यहां पर बल लगा रही है, ठीक है, यहां पर क्या लगा रही है, बल लगा रही है। यहां पर कोई बल लग रहा है और वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये वस्तु को बल लगाकर ऊपर की ओर ले जा रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल अब इसको क्या है, नीचे की तरफ खींच रहा है। यानी जब बल उसकी दिशा के विपरीत में जा रहा है, यह कोण कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का। यानी देखो, एक इस दिशा में जा रहा है, एक दिशा, यह कौन सा हो गया, 180 डिग्री का हो गया। ठीक है। और जब बल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रहा है, जब बल गुरुत्वाकर्षण की दिशा में जा रहा है तो कोण कितने डिग्री का होगा। जैसे मान लो ये जी का मान है, ठीक है, और बल इसी दिशा में कार्य कर रहा है, यानी बल भी इसी दिशा में लग रहा है और गुरुत्वाकर्षण भी इसी दिशा में, तो यह आपका कौन सा कितना डिग्री का होगा, 0 डिग्री का कोण। ठीक है, हमेशा याद रखिए, यह हो गया 0 डिग्री, 180 डिग्री तो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखो, बल के विपरीत विस्थापन हो, बल के विपरीत विस्थापन हो, हमेशा देखो यह आपका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत यानी ऊपर की तरफ कभी भी कोई बल लग रहा हो तो आपका बल कहां चला जाएगा, ऋणात्मक होगा। हमेशा क्या होगा, बल ऋणात्मक कार्य करेगा। यानी आपका देखो जो भी कार्य आएगा वह किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, कहां देखो, विस्थापन कौन सी दिशा में, ऊपर की ओर है, गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींच रहा है, तो ये हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ये कोण कितने डिग्री का, 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो लिखिए तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। तो इसमें आपने क्या सीखा, यानी आपके समझ में आ गया होगा, जितने भी आपने देखो न्यूटन का सूत्र था वह सब किस में कवर किए, दूसरे नियम में। तो नोट करके लिखिएगा, चलो मैं आपको आगे लिखा दूंगा। उससे पहले तो आपको क्या करना है, ये चीज नोट कर लिया तो मैं इसका एग्जाम्पल लिखा देता हूं। लिखो, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट की गेंद की चोट अधिक लगना। लिखो, टेनिस की गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद
गेंद की चोट अधिक लगना, चोट अधिक लगना, या जो कि खिलाड़ी द्वारा कैच करते समय खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय समय हाथों को अपनी ओर खींचना, हाथों को अपनी तरफ खींचना, लंबी कूद व ऊंची कूद, लंबी कूद व ऊंची कूद, ऊंची कूद, लंबी कूद व ऊंची कूद में जमीन को खोदकर नरम बना देने से चोट कम लगना, चोट कम लगना। लिखो, गद्दे की तुलना में फर्श पर बैठने से चोट लगना, ठीक है, चोट लगना। देखो, आप गद्दे पर बैठोगे तो गद्दे का फोम है जो कि इतना मोटा होता है, मान लीजिए 5 इंच 6 इंच आपका 1 फीट तक होता है, और आप जैसे भी उस गद्दे के ऊपर बैठोगे तो आप गद्दा यहां आ जाएगा, यानी बल की दिशा में क्या होगा, आपका संवेग बल की दिशा में होगा तो आपको चोट कम लगेगी। वहीं जैसे टाइल है, आप जैसे फर्श या टायर के ऊपर बैठोगे यानी उसने संवेग 1% भी नहीं हुआ, विस्थापन 1% नहीं हुआ, आपको सीधा गया, आपके लगी, चोट लगी। तो गद्दे की तुलना में फर्श पर चोट लगना, यह किसका नियम है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम। टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद की चोट अधिक लगना, खिलाड़ी द्वारा गेंद को कैच करते समय हाथों को अपनी ओर खींच लेना, लंबी कूद ऊंची कूद में जमीन को खोद कर नरम बना देना, ठीक है, हल्का बना दिया जाता है ताकि व्यक्ति जैसे कूदता है तो व्यक्ति को चोट कम लगे, ठीक है। लिखो आगे, इसको लिखो आगे और लिखा देते हैं। करो नोट, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद की चोट अधिक लगती है क्योंकि इसकी स्पीड को देखने के बाद में लिखो। चलो, इसके बाद में देखो आपका हो जाएगा, बड़ी कील को दीवार में धंसाने के लिए अधिक चोट लगाना, ठीक है। वाहनों के
अंदर एब्जॉर्बर शॉकर का लगाना, यानी बड़ी कील को दीवार में धंसाने के लिए चोट का हथौड़े से अधिक चोट मारना। वाहनों के अंदर एब्जॉर्बर का लगाना, मतलब वाहनों के अंदर आपने शॉकर लगाते देखे, वाहनों के अंदर शॉकर लगाया जाता है, ठीक है। और जैसे भी आपकी गाड़ी है जो कि ब्रेकर से निकलेगी तो आप क्या होंगे, जो कि ब्रेकर से निकलेंगे तो आपकी गाड़ी के अंदर क्या होगा, आपका झटका महसूस होगा, और उस एब्जॉर्बर की वजह से आपका झटका है उसकी दिशा में हो जाएगा, तो आपकी गाड़ी ऊपर नीचे होती रहेगी, आपको चोट नहीं लगेगी, वह एब्जॉर्बर यानी शॉकर आपका कंट्रोल कर लेगा। उसी के ऊपर मान लीजिए उसके अंदर शॉकर नहीं लगा होता तो आपकी गाड़ी अचानक से तो नीचे जाती और अचानक से ऊपर आती, तो वह चोट किसको लगती, ड्राइवर को लगती, ठीक है, गाड़ी में बैठे यात्रियों को लगती है। तो उसमें एब्जॉर्बर को इसलिए लगाई जाती है उसके जो कि वाहनों के अंदर जो भी होती है ना, उसको ब्रेकर से निकलने के बाद में ना संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, उसी दिशा में चलने से वजह से आपको अधिक झटका महसूस नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में कराटे खिलाड़ियों का ईंट का कराटे खिलाड़ियों को ईंट के अधिक चोट लगाना, मान लीजिए किसी वस्तु के ऊपर कराटे खेलते हैं, वह ईंट को तोड़ते हैं ना, सर्कस वगैरह वाले, यानी इस ईंट के बीच के अंदर क्या रखा जाता है, स्पेस रखा जाता है, और जैसे आप इसको धीरे से मारोगे तो वहां वह टूट नहीं पाएगी, तो वह चोट कहां पर लगेगी, अपने हाथ के ऊपर लगेगी, है ना, हाथ के ऊपर लगेगी। उसी बजाय आप जैसे क्या करेंगे, जोर से चोट मारेंगे तो वह ईंट टूट जाएगी, तो आपका बल कौन सी दिशा में परिवर्तन हो जाएगा, उसी दिशा में चला जाएगा, उससे हाथ को आपको चोट नहीं लगती है। तो कराटे खिलाड़ियों का ईंट के ऊपर अधिक चोट लगाना, जिसके कारण आपके हाथ के ऊपर चोट नहीं लगेगी। उसी तरह जैसे खिलाड़ी अपने सर के ऊपर मारकर बोतल को तोड़ते हैं, तो वह धीरे से चोट मारते हैं तो बोतल नहीं फूटती है, क्या फूटता है, उसका सर फूटता है। और उसी प्रकार उस बोतल को इतनी तेजी से मारो और वह बोतल फूट जाती है और आपके सर को दर्द नहीं होता। तो वही सेम इसी का एग्जाम्पल है, यानी धीरे से चोट मारने से बोतल नहीं फूटती, क्या फूटता है, सर फूटता है। और वही अगर स्पीड में लाओ और सर के ऊपर मारो, आपकी बोतल फूट जाए, और जैसे ही बोतल फूटते आपका क्या हो जाएगा, फोर्स कम हो जाएगा, और आपके सर के ऊपर आपका प्राउड फील मान लो, कुछ भी मान लो, आपको लगती भी है तो आपको महसूस नहीं होती है। जब आपकी बोतल फूट जाती है तो उस खुशी में आपको पता नहीं चलता है। उसी प्रकार जब आप 5 बार मारो और बोतल नहीं फूटी तो आपको दर्द कैसा होता है वो आपको पता है, और जिसने फोड़ा है उसको तो विशेष तौर से पता है, ठीक है। चलो लिखो, हो गया एग्जाम्पल, नोट लगा के लिखो। नोट लगा के लिखो, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है। न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र प्राप्त होता है, सूत्र प्राप्त होता है। लिखो, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल का क्या मिलता है, सूत्र प्राप्त होता है। लिख लिया, ये चीजें को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नियम से आपको बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, और तीसरा नियम से क्या मिलता है मैं आपको आगे जैसे जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है।
और पहले नियम को क्या कहेंगे, जड़त्व का नियम। दूसरे नियम को आप संवेग का नियम भी कह सकते हैं। यानी संवेग में परिवर्तन की दिशा के समानुपाती क्या होता है, आपका आरोपित बल होता है। तो आपने एग्जाम्पल भी अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। तो चलिए इसके बाद में हम पढ़ेंगे हमारा लास्ट नियम कौन सा बचा, तृतीय नियम। तीसरा नियम गति का तीसरा नियम। ठीक है, ठीक है। तीसरा नियम लिखो, उपनाम के तौर पर देखे क्रिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। करो नोट, लगाओ हेडिंग। गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसको कहेंगे, गति के तृतीय नियम को। परिभाषा लिखो, लिखो परिभाषा। गति के तीसरे नियम में प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होती है, विपरीत क्रिया। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, विपरीत क्रिया को क्या कहेंगे, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, लिखो परिभाषा। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया क्या कहता है, न्यूटन का तीसरा नियम। लिखो, बल हमेशा जोड़े में होता है, कभी अकेला नहीं होता है। लिखो, बल हमेशा जोड़े में होता है, कभी अकेला होता है। दूसरी, क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग है, अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। लिखो, न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। न्यूटन के तीसरे नियम से दो बातें स्पष्ट होती है। पहले, बल हमेशा जोड़े में होता है, कभी अकेला नहीं होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग वस्तु पर लगने वाला बल है। यह चीज नोट करें, यह परिभाषा किसकी है, न्यूटन के तीसरे नियम की। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया। मान लीजिए यह वस्तु जितनी इस दिशा में जाएगी उतनी ही उसी दिशा में वापस आएगी। ठीक है, जितनी उस दिशा में जाएगी विपरीत उसी दिशा में टकराकर वापस आएगी। तो जितना बल उस दिशा में लगाएंगे उतना बल वापस से हमें प्रतिक्रिया के रूप में लगेगा। ठीक है, करो नोट इसको, उसके बाद में आगे लिखवा देता हूं। तो इसको ज्यादा कुछ नहीं है, इसके ओनली फॉर एग्जाम्पल से पता चल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये प्रतिक्रिया का नियम सबसे आसान नियम है। ठीक है, उस दूसरे में तो देखो थोड़ा सूत्र वगैरह वाला लफड़ा था, पहले में ज्यादा कुछ था नहीं, ओनली फॉर जड़त्व का नियम था। तो तीनों का सबसे ज्यादा आप क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे, और एग्जाम्पल के माध्यम से आप क्या करेंगे, इसकी आसानी से समझ भी सकते हो। तो चलो
कर लिया नोट इसको। इसके सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल के माध्यम से ये सबसे आसान समझ में आ जाएगा। लिखो, एक कुएं से पानी निकाल रही महिला एक कुएं से महिला पानी निकाल रही है। ठीक है, उसको इस प्रकार लिखो, एक कुएं से महिला पानी निकाल रही है। ठीक है, और जैसे ही रस्सी टूट जाती है, जैसे ही रस्सी टूट जाती है तो महिला के चोट लगेगी, क्योंकि देखो, जब महिला क्या कुएं से पानी निकाल रही है तो उसका पूरा जोर किस तरफ लगा रखे, यानी कुएं के अंदर है, और जैसे रस्सी टूटेगी वह कहां पर गिरेगी, पीछे की तरफ गिरेगी। ठीक है, तो पानी खींच रही महिला की रस्सी के टूट जाने से महिला है जो कि पीछे की तरफ गिर जाएगी और उसको चोट लगेगी। लिखो दूसरा एग्जांपल, बंदूक से गोली दागने पर चलाने वाले का पीछे खिसकना, यानी बंदूक से गोली दागते हैं तो आपको पता है कि गोली तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन जब भी चलाने वाला क्या होता है, जब भी आप कहीं से वीडियो देख लेना, जब कोई व्यक्ति फायरिंग करता है तो उसको पीछे की तरफ धक्का लगता है, पीछे की तरफ क्या लगता है, धक्का लगता है। यानी वह एक तरह से क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया होती है। बंदूक की जो कि गोली होती है वह पहले इस तरफ जाती है फिर आगे की तरफ जाती है। ठीक है, तो क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो पहले इस साइड में बल लगता है तो व्यक्ति पीछे की तरफ खिसकता है। यह किसका नियम है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, यानी प्रतिक्रिया, विपरीत दिशा में बल लगना। जमीन पर चलते समय व्यक्ति जमीन की पीछे की तरफ चोट मारना। जमीन पर, तीसरा नंबर पर लिखो, जमीन पर चलता व्यक्ति जमीन को पीछे चोट मारना, तरफ है चोट मारना, पीछे की तरफ चोट मारता है और व्यक्ति कहां चलता है, आगे चलता है। वह जमीन को पीछे की तरफ धकेलता है तभी तो आप चलता है, आगे चलता है। और आगे चलना मतलब वह क्रिया, उसके विपरीत प्रतिक्रिया। ठीक है, वह चाहे तो क्या करता है, जमीन को आगे की तरफ निकालते चला जाओ और उसके बाद में आगे चल के दिखाओ। वह जमीन को क्या करता है, पीछे की तरफ धकेलता है। आप कहां चलता है, आगे चलता है। आगे चलता है तो ये आपसे एक तरह से आपको क्या लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं हुई। उसी प्रकार पानी में तैरता व्यक्ति, पानी में तैरता आदमी पानी को पीछे की तरफ धकेलता है,
पानी को पीछे करता हुआ वह आगे बढ़ता है। लिखो, पानी में तैरता हुआ आदमी पानी को पीछे करता हुआ चलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति पानी में तैर रहा है, तो आपको ऐसा लगता है हाथों को ऐसे करके बैठ जाता है और पानी में तैरने लग जाता है? हो सकता है कभी? नहीं होता ऐसा। वो क्या करता है, पानी को इस प्रकार पीछे की तरफ धक्का मारता है। पानी को क्या करता है, इस तरफ पीछे की ओर धक्का मारता है और आप कहां चलता है, आगे चलता है। वह चाहे तो पानी को आगे करके फिर आगे की ओर चलो, कितनी दूर चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसा रील लागू नहीं है। वह पानी को किस तरफ धक्का देता है, पीछे की तरफ। कहां चलता है, आप खुद आगे चलता है, यानी ये एक तरह से पीछे और आप आगे चलता है, यानी ये एक तरह से क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम हो जाएगा। लिखो, उतारो इसको, उसके बाद में आगे चलते हैं। कोई ऐसे महिला पानी निकाल रही है और जैसे ही रस्सी के टूट जाने पर महिला पीछे की ओर गिर जाती है, तो ये लिखो। लिख लिया या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, उसको बाद में लिख लेना। लिखो, समुद्र के किनारे, तीसरे नियम का उदाहरण है। समुद्र के किनारे नाव से उतरते समय नाव का पीछे की तरफ चलना, नाव का पीछे चलना, यानी आप जैसे ही जैसे आप नाव लेकर आए और समुद्र के किनारे पर आए और आप क्या करते हो, नाव से उतरते हो। आप तो आगे की तरफ बढ़ते हो, लेकिन नाव आपकी किस दिशा में जा रही है, पीछे की तरफ जा रही है। यह भी किसका नियम है, आपका क्रिया प्रतिक्रिया नियम। रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, रॉकेट का उड़ना, यह भी किसका नियम है, आपका न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नाव को चलाने के लिए, यानी पुराने समय में जो नाव को चलाने के लिए आपकी जो दो लकड़ी की होती थी, उसके द्वारा आप पानी को क्या करते, पीछे की तरफ धक्का मारते और आपकी नाव आगे की तरफ चलती। तो यह भी आपका एक तरफ से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यानी न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। नोट लगा के लिखे, नोट लगा के लिखिए। आपके उदाहरण कंप्लीट हो गए। नोट लगा के लिखे, गति के तीसरे नियम से, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से, तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। ठीक है, करो नोट। न्यूटन की तीसरे नियम से हमें बल की प्रकृति का पता चलता है। तो लिखो, न्यूटन के प्रथम नियम से तो हमें बल की परिभाषा मिलती है, दूसरे नियम से हमें बल का सूत्र मिलता है और तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। तो तीनों में अंतर पता करने के लिए पहले में जड़त्व का नियम, दूसरे में संवेग का नियम और तीसरे में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो इसी के साथ आपका न्यूटन के जो नियम थे वह तीनों के तीनों क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। और इसके अच्छी तरीके से क्लास को अगर आप शुरू से नहीं देख रहे हो तो आप इसको पीछे जाकर स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखिए, ताकि आपका न्यूटन के नियम से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, यानी आपकी विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चन बनते हैं
यानी इसमें क्वेश्चन आएंगे वह किस प्रकार से बनते हैं, उन क्वेश्चनों को लेकर हम बात करेंगे अगली क्लास में। तो आज का आपका टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय, जय हिंद।